सो हम अपने ASP.NET वेब डेवलपमेंट कोर्स का अगला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में लिस्ट टैग को डिस्कस किया, जिसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट को डिस्कस किया, और इस चैप्टर में हम लोग इमेज टैग को डिस्कस कर रहे हैं। इमेज टैग को डिस्कस करने के लिए हमने एक सिंपल सा HTML पेज बना लिया है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक टाइटल दे दिया है। ये जो इमेज टैग होता है, ये इमेज टैग लिखा जाता है IMG से, ऐसे आप लिखते हैं IMG। और इस टैग को क्लोज करने के लिए कोई इसका क्लोजिंग पेयर हमें ज़रूरी नहीं होता है कि हम इसका एक क्लोजिंग पेयर टैग भी बनाएं। आप इस टैग को इन लाइन भी ऐसे क्लोज कर सकते हैं, या इन टैग ऐसे क्लोज कर सकते हैं बाय प्लेसिंग ए फॉरवर्ड स्लैश साइन जस्ट बिफोर द क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। तो ये इस टैग का बेसिक सिंटैक्स होता है। ये सिमिलर होता है जैसे हमने ब्रेक टैग पढ़ा, उसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं आप। और HR टैग यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो चाहे आप लाइन ब्रेक दे रहे हो या हॉरिजॉन्टल लाइन दे रहे हो, यहाँ पे ये आप यूज कर सकते हैं। अब हमने इसका पहला एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखा हुआ है SRC एट्रीब्यूट। जैसे हम लोग अभी तक जो भी टैग पढ़ते आए हैं, हमने देखा है कि उनमें जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो एट्रीब्यूट्स को ऐड करके हम इन टैग्स की प्रॉपर्टीज को काफी ज्यादा चेंज कर सकते हैं। तो इमेज टैग किसी भी इमेज को दिखाएगा नहीं, जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, इट इज नॉट शोइंग एनी इमेजेस, बिकॉज हमने बताया ही नहीं अपने टैग को कि कौन सी इमेज को दिखाओ। ओके, तो ये जो SRC टैग होता है, ये हमारी इमेज का सोर्स होता है। अब सोर्स जो होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों सोर्स की इमेजेस को हम दिखा सकते हैं, और वही अभी हम यहाँ पे सीखेंगे। सो इमेजेस से काम करने के लिए यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी सारी HTML फाइल्स यहाँ पे सेव्ड हैं। मैं ये हटा देता हूँ, ये सारी हमारी HTML फाइल्स हैं। तो जिस फोल्डर में, यानी जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर होता है, मैं एक रियल प्रोजेक्ट फोल्डर दिखाता हूँ आपको। जैसे ये हम एक होटल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो एक होटल में कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस हमें देने हैं। जैसे बुकिंग करनी है, फैसिलिटी है, रूम है, यूजर्स है। तो हम क्या करते हैं कि हर तरह के आ, नए फंक्शनैलिटी के लिए एक फोल्डर बना देते हैं, और उस फोल्डर के अंदर उसके चीज़ें दे रहे हैं। एक और एप्लीकेशन दिखा रहे हैं आपको, मतलब स्कूल के एप्लीकेशन दिखा। यहाँ पे आप देखिए, जो CSS फाइल है उसका हमने एक अलग फोल्डर बना दिया है, जो जावास्क्रिप्ट फाइल है उसका अलग, और जो इमेज फाइल है उसका एक अलग फोल्डर बना दिया है। सो द कंसेप्ट इज कि जिस भी फोल्डर में आप काम कर रहे हैं, यानी जिस भी एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे आपकी लिस्ट होगी, तो या तो आपके सारे HTML फाइल्स होंगे। हम इस फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाते हैं और इसका नाम रखेंगे इमेजेस। ओके, आगे चल के जब हमें CSS फाइल बनानी होगी, तो हम एक फोल्डर बनाएंगे CSS, और सारी CSS उसके अंदर रखेंगे। जब हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो एक फोल्डर बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट JS। तो यूजुअली ये कुछ इस तरीके से रहता है, और इसे ग्रुप बाय टाइप कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें दिखेगा कि ये हमारी सारी HTML फाइल्स हैं, ये हमारी सारी CSS इमेजेस और जावा स्क्रिप्ट है। इस तरीके से हमारी फाइल्स आपस में मिक्स नहीं होंगी। ठीक है, ऑल्दो आप लोग .NET सीख रहे हैं, बट आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। हमारी जैसे सारी PHP फाइल अलग है, सारे फोल्डर एसेट्स वगैरह सब अलग हैं, अपलोड्स अलग हैं, जो यूज़र से फॉर्म के थ्रू अपलोड कराए जा रहे हैं वो सब अलग है, वेंडर का डेटा अलग है। सो जितना अच्छी तरीके से आप अपनी वेब एप्लीकेशन का फोल्डर मैनेजमेंट करेंगे,
उतना आसान होगा आपको अपने प्रोजेक्ट में फाइल्स को ढूंढना और लिस्ट करना। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। अब हमने जो है ये बना लिया, तो हम क्या करते कि हम सबसे पहला तरीका दिखाते हैं कि इमेज को कैसे लिस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए इस वेबसाइट पे हम गए और इनकी इमेज को हमने कॉपी किया, ऑल्दो आप किसी इमेज को बिना उनकी परमिशन के ना ही कॉपी करिए तो अच्छा है, बट क्योंकि ये तो हमारी अपनी है, तो वहां से हमने उसका इमेज का पाथ कॉपी कर लिया। जब हम इमेज का पाथ कॉपी करते और उसको ब्राउजर पे ओपन करते तो यू कैन सी कि ये उसका पूरा सोर्स है। ठीक है, यानी इस डोमेन नेम में एक wp कंटेंट नाम के डायरेक्टरी में, एक अपलोड नाम की डायरेक्टरी में 2024 में 8 में ये फाइल इस नाम से सेव्ड है। जो सबसे कॉमन टाइप के इमेज एक्सटेंशंस होते हैं, इमेज फाइल्स जो होती है, इमेज फाइल एक्सटेंशन जो सबसे कॉमन टाइप के होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा आप लोग से भी जानना चाहेंगे। डू यू गाइज नो कि सबसे कॉमन टाइप के इमेज फाइल एक्सटेंशंस क्या होते हैं? जैसे जेपीजी या फिर पीएनजी। हाँ, जेपीजी, पीएनजी सिद्रा ने बोला, राइट। सो जेपीजी, इन्होंने जेपीजी, जेपीईजी, राइट। कभी कभी जेपीजी को जेपीईजी भी बोलते हैं, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, एसवीजी, ये सब होता है। सही जवाब है। सो मैं भी यहाँ पे वही लिख देता हूँ जैसे आपने बोला, तो ये डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, डॉट एसवीजी, ठीक है। और एक आजकल और भी चला है, काफी लाइट वेट है, वेब पी। ओके, ये सब कुछ कॉमन टाइप के एक्सटेंशंस हैं। डॉट बी एम पी होता है, सो विल नॉट गो इन टू मच डिटेल। तो जब ये इमेज हमने कॉपी की, यू कैन सी ये एक जेपीजी फाइल है। ठीक है, इसी वेबसाइट से अगर हम इस इमेज को कॉपी करते हैं, जो ट्रांसपेरेंट इमेजेस होती हैं, तो कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, तो इसको जब हम देखेंगे तो ये पीएनजी है, जो ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट इमेजेस होती हैं। ओके, तो हम यहाँ पे एक इमेज को ऐसे लिस्ट कर देते हैं जस्ट एग्जांपल के लिए। तो देखिए एसआरसी में मैंने उस इमेज का पाथ यहाँ पे दे दिया, और वो पाथ के हिसाब से अब जब मैं इस फाइल को लोड करूँगा अपने, तो आप देखेंगे कि वो इमेज यहाँ पे लोड हो गई। ओके, ये हमारा सिंपल सा तरीका है किसी एक्सटर्नल फाइल को यहाँ पे कॉपी करके दिखाने का। ठीक है, तो ये तो हो गया सोर्स एट्रीब्यूट का काम। हम क्या करते हैं कि इस इमेज को सेव कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, और फिर हम इस इमेज को अपने इमेजेस फोल्डर में ले आके सेव कर लेते हैं। तो लेट्स डू दैट। सो हमने उस इमेज को सेव किया। अब देखिए यू कैन सी ये वेबपी फॉर्मेट में आ रही है। जब हम देख रहे हैं तो वो कुछ और है, बट जब सेव हो रही है ना, तो वेबपी फॉर्मेट में सेव हो रही है। इमेजेस में आए और वेबपी नाम से सेव हो गई। इट डजेंट मैटर, जो भी है हम लोग देखते हैं इसको। और वो जो फाइल है वो हमारे इमेजेस फोल्डर में है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इमेजेस फोल्डर में है, उसका एक नाम है। तो पहले इस नाम को कॉपी कर लेते। तो जब हमारी ये जो फाइल है इमेज डॉट एच टी एम एल, और ये जो फोल्डर है, तो हमारी ये फाइल और ये फोल्डर दोनों एक ही लेवल पे है या नहीं है? आप बताइए हाँ या ना। देखो ये दोनों एक ही फोल्डर में है ना, तो इनका लेवल सेम हुआ, राइट। जो हमारी इमेजेस फाइल है और जो हमारा इमेजेस फोल्डर है वो दोनों एक ही फोल्डर में है। ठीक है, तो ये जो फाइल है यानी उस फोल्डर को सीधे बुला सकती है एज इमेजेस, और उस इमेज फोल्डर के अंदर जाने के लिए, लाइक टू मूव इनसाइड दैट फोल्डर, इसको फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना पड़ेगा। ओके, और फिर आप उस फाइल का नाम रखेंगे।
हम एक और केस लेते हैं जहां पे हम कोई और एक इमेज, ठीक है, मान लो ये पता नहीं आया कि नहीं, मान लो ये वाली इमेज, इस इमेज को हम लोग मान लो उसी फोल्डर में रख देते हैं। तो ये जो कैनिटी वाला या के वाला जो इमेज है उसको हम लोग उसी फोल्डर में रख दे रहे हैं, ठीक है। सो इस फोल्डर में ही है, यहीं पे। तो इसको क्या कर सकता है, ये डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इस फाइल, तो आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी आप एंड दिस अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ फाइल्स दैट वी विल लिंक, नॉट जस्ट इमेज फाइल्स, एनी टाइप ऑफ फाइल्स। सो जब कभी भी आप अपनी फाइल्स को सामने वाली फाइल्स के साथ लिंक करेंगे, तो आपको करना क्या है, आपको हमेशा ही याद रखना है कि वो किस लेवल पे है। अगर वो उसी सेम फोल्डर में, तो डायरेक्ट उस फाइल का नाम लिख दो और पूरा नाम लिखना पड़ेगा। अगर वो फाइल एक फोल्डर अंदर है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हम इससे एक फोल्डर पीछे चलते हैं और इससे एक फोल्डर पीछे जाके कई ढंग की इमेज ढूंढते हैं। मान लो ये बैनर ले लेते हैं, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो हम htdocs फोल्डर के अंदर ये इमेज डाल रहे हैं, ठीक है। इसका नाम है बैनर 06। तो htdocs फोल्डर के अंदर हमारा डॉट नेट फोल्डर है और डॉट नेट फोल्डर के अंदर हमारी इमेज फाइल है। तो एक फोल्डर पीछे है, तो एक फोल्डर पीछे जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो उस फाइल का नाम लिख देंगे और ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से ट्राई करते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि हमें ये 4 इमेजेस दिखाई देती हैं या नहीं, फिर आगे की बात करते हैं। सब बंद करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए पहली दिख रही है, दूसरी दिख रही है, तीसरी दिख रही है, चौथी दिख रही है, ठीक है। तो ये जो 4 इमेजेस हमें दिखाई दे रही हैं, चारों अलग अलग जगहों पे हैं। इसीलिए ये इमेज टैग को मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। सो अगर वो फाइल आपने किसी सर्वर पे होस्ट कर रखी है, तो आप सर्वर पे तो यहाँ से सीधे देख सकते हैं, ठीक है। अगर वो फाइल आपने किसी फ़ोल्डर के अंदर सेव कर रखी है, जो फ़ोल्डर सेम उसी ड्राइव में है, जिस ड्राइव में आपकी वो वाली फ़ाइल है, जिस फ़ाइल पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप ड्राइव का नाम लिखेंगे और फिर एक फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और फिर यहाँ पे आगे दिखाएंगे। अगर वो फाइल आपके सेम उसी फ़ोल्डर में है, जैसे ये वाली, तो ये वाली फाइल हमारी सेम उसी फोल्डर में, तो इसको हम डायरेक्टली रिफर कर लेंगे। और एक फाइल ऐसी है जो एक फोल्डर पीछे है, तो एक फोल्डर पीछे जाने के लिए आप ऐसे लिखेंगे डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश। 2 फोल्डर पीछे जाना है डॉट डॉट दिस, 3 फोल्डर पीछे जाना है डॉट डॉट दिस, ऐसा कुछ। अब देखो मैंने फोल्डर की जो डायरेक्टरी है वो चेंज कर दी। अब इसे लग रहा है कि ये 3 फोल्डर पीछे जाके ये फाइल मिलेगी, तो जब हम इसे रीलोड करेंगे तो वो फाइल गायब, ठीक है। वो फाइल गायब होगी क्योंकि हमने गलत डायरेक्टरी दे दी। तो अगर आप गलत डायरेक्टरी दे देंगे तो वो फाइल गायब हो जाएगी। तो ये हो गया इमेज टैग का सोर्स। आप लोगों को भी यही करना है। अपने कंप्यूटर में आपको एक फोल्डर बनाना है, जैसे सी ड्राइव में प्रोजेक्ट फोल्डर बनाओ, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ऐसे इमेजेस फोल्डर बनाओ, उसमें कुछ इमेज डालो। एक जहाँ पे आपने HTML फाइल बनाई है, एक इमेज वहाँ पे डालो और उस फोल्डर के एक फोल्डर पहले एक इमेज को आप
ऐड करो, ऐसे करके 3-4 इमेजेस सेव करो और ऐसे लिंक करके देखो कि आर यू एबल टू डू ऑल ऑफ दिस। ओके, ये पहली चीज हो गई। अब हम आते हैं दूसरा एट्रीब्यूट समझते हैं। एक और एट्रीब्यूट होता है जिसे कहते हैं ऑल्ट। ऑल्दो अभी डेवलपमेंट में इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, मगर ऑल्ट एट्रीब्यूट जो होता है इसे कहते हैं ऑल्टरनेट टेक्स्ट। क्या कहते हैं? एसआरटी तो सोर्स हो गया, ऑल्ट हो गया ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ओके, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट क्या होता है? ऑल्टरनेट टेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर ये इमेज फेल टू लोड हो जाए, जैसे कि हो रही है, हमने गलत ही डायरेक्टरी दे दी है, तो चाहे सर्वर पे सही से आ नहीं रही है वो इमेज, या फॉर सम रीजन इफ इट फेल्स टू लोड, तो हम कह देंगे यहाँ पे हम एक, यहाँ एक बैनर था, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ बट यू कैन राइट समथिंग मोर मीनिंगफुल, दैट बैनर ऑफ शॉपिंग और व्हाटएवर। तो अब देखिए क्या होगा, जब हम ऑल्ट लिख देंगे तो देख रहे हैं आप, यू कैन सी लिख के आ रहा है यहाँ एक बैनर था। ठीक है, तो ये ऑल्ट एट्रीब्यूट का काम है। इसके ऑल्ट एट्रीब्यूट के अलावा एक और एट्रीब्यूट जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है वो है विथ, कि हमारी जो इमेज है उसकी विथ क्या होगी। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया विथ इज इक्वल टू 200, तो ये 200 जो है ना, आप ऐसे लिखिए पिक्सल। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पिक्सल होती है, तो ये विथ 200 का मतलब क्या हो जाएगा कि वो इमेज अब 200 पिक्सल की दिखेगी। आप देख रहे थे काफी बड़ी दिख रही थी वो इमेज, वो इमेज अब जो है हमारी 200 पिक्सल की हो गई। ओके, एंड नाउ इसके अलावा हम हाइट को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कह दिया हाइट उसकी 10 पिक्सल ही रहनी चाहिए। जस्ट अ मिनट, सो आप देख सकते हैं कितनी पतली सी वो इमेज होगी। ठीक है, जब आप हाइट नहीं लिखेंगे या आप लिख दे हाइट इज इक्वल टू ऑटो, लेट्स ट्राई कि क्या ये इसे एक्सेप्ट करेगा। सो हाइट आप चाहे लिखिए ही नहीं, तो वो उसका जो ओरिजिनल रेशियो होगा ना इमेज का, उस रेशियो को मेंटेन करके रखेगा। और अगर आप हाइट स्पेसिफाई, सो ये हो गया। इसके अलावा और भी टाइप के एट्रीब्यूट हैं, जैसे अगर मैंने विथ को पिक्सल में नहीं देके मैंने कहा विथ इज इक्वल टू 50%। ओके, तो 50% का क्या मतलब हो जाएगा, देखिए अब ये पूरा का पूरा जो इमेज है वो हमारी जो डिवाइस है उस डिवाइस की विथ के 50% यानी हाफ में आ गया। अगर मैंने कह दिया विथ इज इक्वल टू 100%, तो जिस भी डिवाइस में आप इसे देख रहे हैं, जिस भी डिवाइस में, उसमें पूरी की पूरी विथ में ये इमेज आ जाएगी। ठीक है, सो आप विथ और हाइट एट्रीब्यूट को इमेज के पिक्सल और परसेंटेज में दे सकते हैं। जो ये इमेज टैग के बारे में छोटा सा ट्यूटोरियल है। अगले वीडियो में हम लोग, अगले क्लास में हम लोग सीएसएस के बारे में सीखेंगे। सॉरी फॉर टू मच नॉइज। अगले क्लास में हम लोग सीएसएस के बारे में सीखेंगे, लाइक सीएसएस क्या है और सीएसएस के कितने तरीके के सिंटैक्स होते हैं, कितना तरीके से लिखा जाता है। क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सिंपल एचटीएमएल पढ़ा है, जिसमें हमने कोई डिजाइनिंग पे डिस्कशन नहीं किया। अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन करने के लिए उसके अलाइनमेंट को, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट की फैमिली, फॉन्ट का वेट, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको करने के लिए हम लोग सीएसएस पे ध्यान देंगे। ठीक है, सो आप लोग इसको ट्राई कीजिए। अभी मैं ये सारा कुछ सर्वर पे अपलोड करके आप लोग को इसका एक्सेस दे दूंगा। इसको आप ट्राई कीजिए, एंड इफ यू फील एनी डिफिकल्टी इन एनी टॉपिक इन अंडरस्टैंडिंग एनी कंसेप्ट दैट इज डिस्कस सो फार, आप हमसे चैट में उस टॉपिक को पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।